नमस्कार मित्रों। उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं अपने दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम है कविता के बहाने और आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर इस मंच पर यानी उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर आमंत्रित किया है सुपरिचित कवियत्री सुश्री वंदना वाजपेयी को। थोड़ी देर में हम वंदना जी को इस मंच के साथ जोड़ते हैं और उसके बाद हम विधिवत रूप से आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। आइए सबसे पहले जो आज की हमारी अतिथि हैं वंदना वाजपेयी जी, हम उनको जोड़ते हैं। वंदना जी, नमस्कार। वंदना जी, आपका नमस्कार। स्वागत है इस पटल पर। नमस्कार सभी, आपको नमस्कार और बहुत सभी अच्छा लोग लग रहा जो है। मित्र जुड़े अब हैं उनको देखिए भी इस बीच नमस्कार। में अब हमारे मित्र जुड़ने शुरू हो गए। हमारे मित्र सदानंद मिश्र जी जुड़ गए हैं और अरुण कुमार पासवान जी भी जुड़ गए हैं। आपको नमस्कार कर रहे हैं वंदना जी। और अब हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता अब और मित्र जुड़ने शुरू हो जाएंगे। मैं मित्रों को बताना चाहूँगा कि उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के मंच पर विशेषकर साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है और पिछले 3 वर्षों से हम ये पटल चला रहे हैं। इसमें हम विशेषकर जो हमारे साहित्यकार हैं और संस्कृति कर्मी हैं, नाट्यकर्मी हैं और जो हमारे अन्य जो कलाओं के साथ जुड़े विशेष व्यक्ति हैं, उनको हम इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। और इस बीच में हमारे संतोष रैना जी भी जुड़ गई, विक्रम जयाल जी हमारे आज के इस कार्यक्रम में जुड़ गए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब धीरे धीरे हमारे मित्र वंदना जी जुड़ रहे, अनदा पाटनी जी अमेरिका और सिंधी वाली शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई। बहुत सारे मित्र जुड़ गए। वंदना जी, उनके लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे आप? जी, सभी मित्रों का बहुत स्वागत जो आए हैं और जो आगे भी सुनेंगे उनका बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो इस मंच को मैं नमन करती हूँ जिसका आज 301वां कार्यक्रम है और इस मंच पे अभी तक 300 कार्यक्रम हो चुके हैं 2020 से लेकर के और 450 घंटे का लाइव हुआ है। फेसबुक ने भी इसको राइजिंग स्टार का मतलब कैटेगरी में रखा है और राइजिंग स्टार का सम्मान प्रदान किया है। तो आप निरंतर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोगों से निरंतर वार्तालाप कर करके आप जिस तरह से साहित्य और संस्कृति को समृद्ध कर रहे हैं, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता है लगातार इतनी मेहनत करना। और इस मंच पे मैं आ सकी और इस मंच पे आपने मुझे आने का, अपनी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपका भी बहुत आभार है। बहुत बहुत आभार आपका वंदना जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और मैं निरंतर इसी में तत्पर हूँ कि हमारे मित्र हमारे साथ जुड़ते रहें, उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में, उनकी जो गतिविधियाँ हैं साहित्य में और संस्कृति में, उसमें हम उनसे बातचीत करेंगे। इस बीच में बहुत सारे मित्र और जुड़ गए। तिलकेंद्र अरोड़ा जी जुड़ गए, रमेश चंद्र शुक्ल जी कानपुर से जुड़ गए, अजय शर्मा जी जुड़ गए, कल्पना मनोरमा जी जुड़ गई, निशा चंद्रा जी जुड़ गई। बहुत सारे मित्र अब लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और अब मेरे लिए दिलीप कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए, नमस्कार कह रहे हैं। जी, सभी इस को बीच में नमस्कार। अब मुझे थोड़ा सा समय मिल गया आपके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देने में। शेष तो हम आपके साथ बातचीत में ही सब कुछ अपने मित्रों के समक्ष रखेंगे। मित्रों, आप जानते हैं हमारे बीच में आज वंदना वाजपेयी जी हैं, जो सुपरिचित कवियत्री साहित्यकार हैं। उनसे हम उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में बातचीत करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने एमएससी किया है और बीएड की उपाधि भी ली है। आपके कहानी संग्रह विसर्जन और वो फ़ोन कॉल, ये बहुत ही प्रचलित है, लोकप्रिय दोनों कहानी संग्रह है। आपका काव्य संग्रह है जीवगणित, ये भी लोकप्रिय। आपका संपादन कार्य भी रहा है। आपने बहुत सारी साझा कहानी संग्रहों का के साथ भागीदारी निभाई है और आपका साझा ई उपन्यास है। ये वास्तव में क्या है, इसके बारे में हम आपसे वंदना जी बातचीत करेंगे। अच्छा, एक और कार्य किया है आपने,
उसके बारे में भी बीच वेब सीरीज के लिए भी आपने में क्या है उसके बारे में भी हम अपने मित्रों को बताना चाहेंगे। और आपकी जो रचनाएं हैं समय समय पर देश की जो प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाएं हैं उनमें आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं और आपकी कई रचनाओं का नेपाली, पंजाबी, उर्दू, मराठी में अनुवाद भी हुआ है। और आपका विशेष करके संपादन का कार्य रहा है, अध्यापन का अनुभव है आपको, और आपने कई एनजीओज के साथ सहयोग किया है। मैं पुनः आपको इस मंच पर हृदय से स्वागत करता हूं। और इस बीच में गुजरात से, अहमदाबाद से बसंत परिहार जी हमारे वरिष्ठ मित्र हैं जो जुड़ गए हैं। आशा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, तो मैं सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। वंदना जी, सबसे पहले मेरी एक जिज्ञासा है, आपने एमएससी किया है, बीएड किया है, तो क्या कारण है आप साहित्यकार ही बन गए? क्या कुछ इसमें विशेष रुचि थी या कोई अराउंड था, पृष्ठभूमि थी और आपने साहित्य लेखन में रुचि दिखाई? जी, देखिए, ये तो ज़िंदगी तय करती है कि हम कहाँ जाएँगे। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं अपने बचपन में जाती हूँ, तो बचपन से ही मेरी साहित्य में रुचि थी। मैंने पहली कविता लिखी थी जब मैं 9-10 साल की थी, क्लास 4th में थी। तो गुलाब को देख कर के कविता लिखी थी कि गुलाब के बारे में ही कुछ कविता लिखी थी। क्या पाया है सुख, सोचती हूँ उस गुलाब के बारे में, क्या पाया है सुख उसने संसार सारे में, और इस तरह से कुछ करके लिखी। जब मैंने पिताजी को दौड़ करके दिखाई कि मैंने कविता लिख ली, तो पिताजी माने नहीं। उन्होंने कहा कि इतने कठिन वर्ड्स तुम्हारे कैसे आ गए, ये तो तुमने नहीं लिखी होगी, कहीं से ली होगी। तो उन्होंने मुझे कुछ टॉपिक दिए कि इस पे लिखो, फिर मैंने वो भी लिखे। उस समय जब कविता आ रही थी ना, तो ऐसे आ रही थी कि मतलब जैसे नदी में बाढ़ आती है, तो जो भी शब्द वो देते थे मैं उसमें थोड़ी देर में कविता बना करके उनको दे देती थी। और कठिन शब्द भी कुछ कह सकते हैं कि जो हम लोग आम भाषा में यूज नहीं होते थे, वो सारे शब्दों के साथ वो बोलती थी। तब मेरे फूफा जी जो कि हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, तो उनको दिखाया पिताजी ने, तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी तो बहुत मतलब इसकी शब्द शक्ति बहुत है, ये लिख सकती है। तो उस तरह कुछ पिताजी ने भी बहुत मोटिवेट किया कि तुम कुछ लिखो, तो कुछ लेकिन क्या हुआ ना कि जैसे घर में भाई बहन होते हैं, तो भैया बहुत चिढ़ाने लगे। अब इसको मेज को देख करके क्या प्रश्न उठा, अब इसको देख करके क्या, किताबों को देख के क्या प्रश्न उठा। तो उन्होंने मजाक उड़ाया, तो वैसे मुझे नहीं लिखनी कविता विता, तो ये लोग तो मजाक उड़ा रहे हैं। तो खैर, लेकिन साहित्य का कीड़ा तो था ही। तो जिसके कहते हैं ना कि लेखक मतलब कि भगवान बना के भेजते हैं, कोई बन नहीं सकता अपने आप, वो कुछ ईश्वरी होता है। तो वो डायरियों में और इसमें उसमें चलता रहा। पिताजी कहते रहे, तो एक आध बार कादम्बिनी में कुछ भेजा, वो छप भी गई कविता। अब मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि उस समय की रखी नहीं। लेकिन साथ ही साथ मुझे विज्ञान से भी बहुत लगाव था, दोनों चीज़ों से बहुत लगाव था। और मैं विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो बाल भारती में उस समय श्रृंखला चलती थी, तो मैं ले करके आती थी और मैं सोचती रहती थी। हरगोविंद सिंह खुराना के बारे में पढ़ा, छोटी थी तभी, और चंद्रशेखर जी के बारे में पढ़ा। तो मैं सोचती थी ये लोग कैसे इतना रिसर्च कर लेते हैं। उसी समय मैंने उनके बारे में पढ़ा जब मार्कोनी जब तीसरी मंजिल पे जा करके अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और रात में जो है वो जब उन्होंने वो बेतार का तार बना लिया, तब वो अपनी माँ को जो ठंड की वजह से चल नहीं पा रही थी, गोद में उठा करके लेके गए दिखाने के लिए कि देखो मैंने ये तार बना लिया। और मैं जब इसको देखती तो मुझे मतलब वो नहीं कर पा रही थी कि किधर रुझान जाता है। तो मेरे अध्ययन के लिए तो साइंस ही चुना। और चूंकि साहित्य तो मन का विज्ञान है, साहित्य तो मन से संबंधित है, भावनाओं से संबंधित है, इंसान से संबंधित है। तो साहित्य तो साथ साथ यात्रा चलती रही। हाँ, वो यात्रा जरूर निजी डायरियों में चली, लेकिन साथ साथ चलती रही। अध्ययन विज्ञान का रहा और साहित्य मन में बसा रहा। तो जब किसी ने मुझसे पूछा भी, तो मैंने हमेशा ही कहा कि शुरू में मुझे जरूर कंफ्यूजन होता था, लेकिन बाद में मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। मुझे लगा कि साहित्य जो है मन का विज्ञान है, और विज्ञान जो है प्रकृति का साहित्य है। वंदना जी, जी, आप बचपन के दिन याद करिए ना। वैसे आपकी पैदाइश कहाँ हुई है और शिक्षा दीक्षा जो प्रारंभिक है कहाँ पर हुई है?
मेरे पापा इरिगेशन डिपार्टमेंट में थे, तो मेरी पैदाइश हुई थी बनारस में, वाराणसी में, और इसके बाद हम लोग कानपुर में उनका ट्रांसफर हो गया, तो हम लोग ज़्यादातर मेरी शिक्षा कानपुर में ही हुई है। जी जी, तो हुई है तो थोड़ा टाइम लैग आ रहा है मेरे को सुनने आपका में। यहाँ दिल्ली आना। जी 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 जी, तो क्या विवाह होने के बाद फिर आपका दिल्ली में आना हुआ क्या? जी जी, हस्बैंड के क्योंकि जॉब उनकी जॉब ऐसी ट्रांसफर वाली, तो उसके बाद हम लोग भी कई शहरों में से होते हुए फाइनली जब उन्होंने एमएनसी ज्वाइन किया, तब इसके बाद हम लोग दिल्ली में सेटल हुए। उससे पहले देश के कई शहरों में रह चुकी हूँ। जी जी जी, तो अच्छा ये बताइए कि शुरू में जब आपने लिखना शुरू किया है, किस साहित्यकार को आपने ज़्यादा पसंद किया था, जिनका आप, क्योंकि मुख्य रूप से तो आपने कविताएं और कहानियां ही लिखी हैं, तो किस लेखक को, किस साहित्यकार को आप ज़्यादा पसंद करती थी, जिनकी रचनाएं, जिनकी पुस्तकें आपको ज़्यादा पसंद थी? देखिए, जब मैं मतलब जो भी टाइम लैग था जिसमें मैं डायरी में लिख रही थी, तो उस समय तो मैं ज़्यादातर वही साहित्यकारों को पढ़ती थी। जैसे महादेवी वर्मा मुझे बहुत पसंद थी, हरिवंश राय बच्चन बहुत पसंद थे, और इसके अलावा जयशंकर प्रसाद बहुत पसंद थे। बल्कि 2 लोग जिनको मैं चाहती थी कि मैं, अगर वो मेरे सामने जीवित होते तो मैं उनसे ज़रूर मिलती, उसमें महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और तीसरे आइंस्टाइन। ये लोग मेरा बहुत मन था कि अगर कभी मेरे समय में होते तो शायद मैं उनसे मिलना चाहती। तो इन लोगों को मैं पढ़ती थी। और इसके अलावा मैं, चूँकि जैसा कि मेरा अध्ययन केवल साहित्य तक सीमित नहीं था उस समय, जब मैं बाद का जो मेरे वर्ष रहे उसमें साहित्य तक सीमित नहीं था, मेरा मनोविज्ञान और अध्यात्म, अगर मैं कहूँ कि मेरी जो पूरी प्रकृति है वो बनाने में मनोविज्ञान की शिक्षा का अध्ययन, आध्यात्म का अध्ययन, साहित्य का अध्ययन और विज्ञान का अध्ययन, ये 4 अध्ययन शामिल है। पढ़ने में पढ़ती बहुत थी और रोज पढ़ती थी, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं साहित्य ही पढ़ती हूँ। तो उस समय जैसा कि आप कह रहे हैं, तो मुझे वही पसंद आते थे। महादेवी वर्मा की कोई भी कविता पढ़ करके मैं मतलब घंटों तक हिल नहीं पाती थी अपनी जगह से। वो जो नशा, एक पाठक का जो नशा होता है, एक साहित्यकार क्या परिवर्तन कर देता है पाठक के हृदय में, वो चीज मैंने महसूस करी। तो आपने जो विज्ञान में पढ़ा, आप देखिए, उसके बाद आपने बीएड तो कर ही लिया है, और एमएससी के बाद जो आप साहित्य में आ आवाज गई बहुत है, कम आ रही, तो इधर से नौकरी बारात वगैरह निकल के रही लिए कोई। आजीविका कमा, हाँ तो हाँ जी, आप आजीविका कमाने के लिए क्या किया है फिर आपने? क्या कोई नौकरी वगैरह शुरू कर दी थी आपने? जी, आजीविका के लिए तो ऐसा है कि चूंकि मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसा था कि ट्रांसफरेबल था, तो मैंने बीच बीच में स्कूल्स में पढ़ाया है, और अभी भी मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से आजीविका का मेरा ऐसा नहीं रहा कि मैंने कोई कर सकती थी, क्योंकि एक मुझे लगा कि एक जन घर में रहे तो ज्यादा ठीक है। हालांकि मेरे एक गवर्नमेंट जॉब भी लगी थी इसी में टीचर के लिए, लेकिन फिर मैंने उसे भी छोड़ा था क्योंकि मुझे दूसरे शहर में रहना था। तो वो मतलब ऐसी कोई दबाव नहीं था, लेकिन मेरा खुद का निर्णय था कि अगर हम दोनों अलग अलग रहेंगे तो बच्चों की जो परवरिश है वो किस तरीके से होगी। तो ये मेरा स्वेच्छा से लिया गया निर्णय था। तो फिर जब आपकी पहली रचना क्या कविता थी या कहानी थी? क्या आपको लगा कि अब पाठकों के सामने आ गई है? कौन सी रचना थी, कुछ याद है आपको? देखिए, पहले तो मैंने बताया बचपन में कविता ही लिखती थी। इसके बाद कविताएं लिखी, पहले तो कविताएं ही लिखी हैं, उसके बाद लघु कथाएं, कहानियां, लेख, व्यंग, फिर सब होता ही चला गया, अपने आप यात्रा होती चली गई। इसमें कोई पता नहीं, जो कुछ भी होता है लेखक भी नहीं बता सकता कि वो कहाँ से शुरू करता है और कहाँ तक जाने लगती है उसकी यात्रा। मैं दरअसल अब आपकी एक कविता सुनना चाह रहा था,
क्या आपके पीछे कुछ कोई शादी वादी चल रही हाँ है जी, शायद? पता नहीं कोई बारात कुछ पीछे की उससे बैंड निकल बाजा रही की है, आवाज बहुत आ रही मुश्किल है। हो रही मेरे को सुनने में। बल्कि काफी दूर से निकल रही, लेकिन आवाज इतनी अच्छा, ज्यादा कोई है बात कि नहीं। हाँ हाँ जी नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि अब आप थोड़ा सा जो कोई ऐसी कविता आप सुनाइए जो आपको आपके करीब बहुत रही है और आपको लगा कि हाँ, ये कविता से मैंने कविता लिखना आरंभ किया है। कुछ याद है आपको वो कविता? ऐसे तो मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं तो हमेशा ही लगातार लिखती रही हूँ। डायरी में तो लगातार मेरा लिखना रहा है, तो इसलिए मैं ये नहीं बता सकती कि किससे शुरू किया है, क्योंकि लिखना तो लगातार चलता रहा बीच बीच में। लेकिन हाँ, वो जैसे अभी साहित्य की यात्रा के हिसाब से लिखती तब वैसा नहीं था, तब इमोशनल कभी हो गए तब लिख दिया। सुख में, दुख में, हंसी में, खुशी में, जैसे भी इंसान जीवन में जो भाव आते हैं उनको कविता में पिरोती रही, तो ये तो नहीं कह सकती हूँ। तो हाँ, एक कविता जरूर मैं अब, चूंकि अब पर्यावरण की बात चल रही है इस समय, पर्यावरण का मुद्दा। आप कविता सुनाइए हाँ तब तक। जी जी जी, जी, तो आपका मैं जरूर स्वागत है। सुनाना चाहूंगी एक कविता, पर्यावरण से ही संबंधित सुनाइए है। सुनाइए। विकास और विनाश। आवाज आ रही है ना, क्योंकि बहुत बारात की बढ़िया, आवाज बहुत है, आपका। और मित्रों को जी जी आवाज जी, आ रही है पता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अच्छा, जी जी, आवाज आ रही है। विकास नहीं, और हमारे विनाश। मित्रों का जो कमेंट भी आया है वो कह रहे हैं आवाज ठीक। जी जी अच्छा, विकास और विनाश। जी, सुनाइए। कविता का शीर्षक है विकास और विनाश। धड़ाम। आरी के अंतिम प्रहार पर जोर की आवाज के साथ गिर गया मीठी नीम का पेड़, क्योंकि यहाँ बनाई जानी है विशाल अट्टालिका, जिसमें होंगे कई घर, पर उजड़ गए हैं कई घोंसले, फूट गए हैं उनमें रखे अंडे, अधखिली रह गई हैं कुछ कलियां, और वो पत्तियां जो सूर्य के ताप में पका रही थी भोजन अपनी अपनी रसोई में। मिट्टी में आन गिरी हैं बेसुध सी, साथ ही मिट्टी में मिल गया है उनका अधपका खाना, पर जमीन में छिपी जड़ें शायद अभी जान नहीं पाई हैं कि मौत आई है। तभी तो घर की किसी पुरखिन की तरह क्या लगी बात। लगी है खींचने में पानी, अपने काम में तल्लीन, पत्ती पत्ती तक पहुंचाने हैं मिनरल्स, विटामिन्स। शायद कल परसों उन्हें चलेगा पता कि नष्ट हो गया है पूरा कुनबा, जिनके लिए गाए थे सोहर गीत, कब की खत्म हो गई हैं हाल कब की खत्म हो गई हैं, हाल हुई वो कलियां, बुझ गए हैं जलते चूल्हे, और गर्व होता था जिनकी बढ़ती कदकाठी देखकर, प्यार से पाली गई वो डालियां चढ़ गई हैं विकास की भेंट। ओह, कूट कर छाती तब करेंगी आर्तनाद, रोएंगी, चिल्लाएंगी, कोसेंगी मानव समाज को, और उसके तथाकथित विकास को मातम मनाएंगी, और फिर वो भी मर जाएंगी। बरसों बाद भूल जाएंगे जिन्हें अट्टालिकाओं में क्या रहने बात, वाले क्या बात। बरसों बाद भूल जाएंगे जिन्हें अट्टालिकाओं में रहने वाले, जमीन के अंदर दफन ऐसी ही तमाम जड़ों की अस्थियां किसी नए उजाड़े गए अपने वंशज की करुण पुकार पर। जमीन में दफन ऐसी ही तमाम जड़ों की अस्थियां किसी नए उजाड़े गए अपने वंशज की करुण पुकार पर, गिरते जलस्तर वाली सूखी भुरभुरी मिट्टी पर उठ किसी फिनिक्स की तरह मिला लेंगी हाथ से हाथ। विकास के नाम पर उजाड़े गए अपने कुनबे का लेने को बदला, तब तेज चीखों के साथ वो हिलाएंगी धरती को जोर जोर से। तब तेज चीखों के साथ वो हिलाएंगी धरती को जोर जोर से, और ऊंची अट्टालिकाएं जमीन पर आ गिरेंगी धड़ाम। और प्रकृति की अनदेखी करता विकास का यह खेल चढ़ जाएगा विनाश की भेंट। क्या बात। एक बहुत सशक्त संदेश है इसमें। और देखिए, आप जब कविता लिखते हैं उसके बैकग्राउंड में, उसके पीछे कोई ना कोई होती है, ऐसा कारण बनती है उस कविता की रचना का। तो जी इस तरह से जो हमारे समाज में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे आसपास जो भी घटनाएं घटती है उनको हम अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने पाठकों तक पहुंचाते हैं। और जो जी आपकी व्यक्तिगत सोच उस पर होती है, जो आपका व्यक्तिगत विचार होता है, जी उस चाहे वो उसको हम चिंता कहें,
या हम उसको कोई ऐसा विषय है जिस पर लिखना बहुत अनिवार्य बनता है, तो तभी उस कविता का प्रारूप उस रूप में सामने आता है। जी। तो इस तरह से आप अपने आप को किस में सहज ज़्यादा महसूस करती हैं? ये मेरा एक प्रश्न है, कविता लिखने में या गद्य लिखने में, कहानी या उपन्यास लिखने में? देखिए कविता गद्य जो होता है ना, एक छोटे से धुएं की लकीर की तरह आता है। कहानी का जब प्लॉट आता है ना, तो मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि धुएं की एक लकीर आई और आप उसको पकड़ पकड़ के धीरे धीरे चढ़ते हैं और फिर वो हाथी निकलता है उससे। और कविता एकदम सहज निकलती है, भले ही आप उसका शिल्प थोड़ा बहुत कस दें बाद में, लेकिन कविता किसी जैसे कि आह से फूटा होगा गान वाली स्थिति रहती है कि तुरंत कोई चीज भाव आया और उससे कविता निकल जाती है, कविता बन जाती है और उसको फिर शिल्प आप उसका भले ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जो प्लॉट है वो तो एक ऐसा लगता है कि कुछ धुएं की रेखा ऐसी दिख रही है, कुछ शब्द बार बार परेशान कर रहे हैं और कुछ चीजें मतलब बेचैन कर रही हैं, तब वो धीरे धीरे करके कहानी का प्लॉट पूरी तरह विकसित मन में होता है। फिर जब मन की पीड़ा इतनी बढ़ जाती है तब वो मतलब उकेरने को दिल करता है। तो कहानी में तो कविता में जैसे पीड़ा घनेरी पीड़ा हुई और थोड़ी देर बाद कविता के फॉर्म में निकल आएगी, लेकिन कहानी में तो बहुत बेचैनी, बहुत दिन तक समझ में आ जाता है। जो भी लेखक यहाँ पे मित्र जुड़े हैं उनको पता चल जाता है कि ये बेचैनी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कोई प्लॉट आना चाहता है, कोई जीवन आपके अंदर दस्तक दे रहा है कि हमें लिखो, और उस बेचैनी और पीड़ा से गुजरने के बाद ही कहानी धीरे धीरे प्लॉट खुलता है। फिर वो पीड़ा जब घनी इतनी हो जाती है तब कोई भी लेखक कलम उठा पाता है। इसमें मैं दूसरों से अलग नहीं हूँ, मैं भी वही करती हूँ जो सारे लेखक करते हैं। नहीं, क्या हम ये माने फिर कि जो आपने ही कहा है कि कविता लिखना बहुत आसान है, सहज है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए मैं अपनी बता सकती हूँ। ये जो है ना, हर किसी का अलग होता है, हर लेखक का अलग होता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे कविता लिखने में थोड़े की अपेक्षा कहानी लिखने में बहुत, हाँ कोई कोई कविता बहुत परेशान करती है जब आप बिल्कुल ठान लें कि आपको एक बहुत अच्छी कविता लिखनी है। क्योंकि कविता मैंने इस तरीके से लिखी नहीं, जब मेरे मन में भाव आए, बहुत से लोगों की बहुत अच्छी कविताएं मैंने पढ़ी हैं और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। उनमें शिल्प बाद में कसते हैं, उनमें भी मेहनत लगती है और उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मुझे कहानी में ज्यादा मेहनत महसूस होती है क्योंकि वो विस्तार लेती है ना। और कविता जब भावों का जब विस्तार लेती है तो निश्चित तौर पे कविता में भी बहुत मेहनत लगती है। कई ऐसे प्रसंग उठा लेता है जब लेखक जिसे उसे कविता के रूप में लाना है और वो उसका अपना निर्णय है। तो वो जब उस प्रसंग को उठाता है और गहराई में उतरता है तो उसे उसमें भी उतनी मेहनत लगेगी। क्योंकि मेरी मुख्य विधा कहानी है तो मैं कहानी की ज्यादा बात कर पा रही हूँ, और जिसकी मुख्य विधा कविता होगी तो वो उसकी ज्यादा बात कर पाएगा। तो ये तो मुख्य विधा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किसकी ज्यादा बात कर पाते हैं या किस पीड़ा को आप ज्यादा गहराई तो से अगर महसूस आपके सामने कोई जी जी वंदना जी, कोई कहानी अगर आपके सामने है, कुछ उसके एक दो अंश सुनाइए अपने मित्रों के लिए भी, जो आपकी इच्छा है। एक दो अंश किसी कहानी के सुनाइए आप, जो आपको उचित लगेगा। जी। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़े हैं। नीलम कुलश्रेष्ठ जी जुड़ गई हैं, पिलकेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कुसुम रेणु जुड़े हैं हमारे साथ। तो किसी कोई कहानी, प्रणव भारती जी वो भी जुड़ गई हमारे साथ, आपका कार्यक्रम देख रही है। मैं सभी मित्रों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जी कि आज आप हमारे साथ जुड़ गए। जी वंदना जी, क्या जी। सुनाना चाहेंगे आप? तो किस मैंने कहानी का, पहले उस कहानी का थोड़ा सा बैकग्राउंड सार बताइए, उसके जी बाद फिर जो अंश आपको लगेगा कि ये इस मंच पर प्रस्तुत करना चाहिए। जी देखिए, आपने, मुझे पता नहीं था कि कहानी पढ़ने लग पड़ेगी तो मैंने कुछ भी सोच के नहीं रखा था। तो लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं एक कहानी बद्दुआ से एक अंश पढ़ रही हूँ।
ये कहानी संग्रह वो फोन कॉल में है और इसकी इसकी कहानी का विषय ये है कि क्या हम किसी को जिसको हम जिंदगी भर बद्दुआ देते रहते हैं उसको उतनी ही पीड़ा में देख सकते हैं? क्या हमें एक अच्छा इंसान उसको उतनी पीड़ा में देख नहीं सकता जिसके जैसे हम अक्सर बद्दुआ में बहुत कुछ खराब भी बोल जाते हैं, लेकिन हम कई बार उसको उस परिस्थिति में देख भी नहीं सकते। तो कहानी का ये प्लॉट है, उसका कुछ अंश पढ़ रही हूँ। जी। ये एक मतलब बेटा है जो अपने पिता द्वारा स्वीकारा नहीं गया है। वो जब अपने पिता से मिलने पहुंचता है, जब वो सक्सेसफुल हो जाता है, उसका अंश है। लौट जाओ नीरज, लौट जाओ, अब की टूटे तो तुम्हें कौन संभालेगा? आखिर मेघा और मयंक का क्या कसूर है जो तुम उन्हें फिर से ये दर्द में डाल दोगे? बड़ी मुश्किल से जिंदगी सुधरी है, खुद ही उसमें आग न लगाओ। हर बढ़ते कदम पर मन उसे संभावित खतरे की तरफ आगाह करते हुए बार बार पीछे खींच रहा था और चेतना बिना प्रयास उसे आगे धकेल रही थी। आखिरकार उसने अपने को ठीक उस घर के सामने पाया जहां लिखा था 227/371, पर यहाँ विशाल हवेली की जगह एक आलीशान अपार्टमेंट था। चमकते फ्लैट्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां और दरवाजे पर हर आगंतुक से जाने वाले घर का नंबर लिखवाकर जाने की अनुमति देने वाले संतरी। ये वैभव देखकर वो लौटने को हुआ, तभी संतरी ने पूछा, किसके घर जाना है? हरिहर नाथ, उसके मुंह से अनायास ही निकल गया। संतरी ने आश्चर्य से उसे देखा, ऐसे देखा जैसे कोई कानपुर में कुतुब मीनार ढूंढ रहा हो। फिर उसने पार्किंग एरिया में बने सर्वेंट क्वार्टर की ओर इशारा करके कहा, दूसरा नंबर वहां? उसने आश्चर्य से पूछा, लेकिन ये तो हरिहर नाथ की जमीन है नहीं थी। बेटे जमीन बेचकर मुंबई चले गए, वहीं कारोबार करते हैं। वृद्ध और अशक्त पिता अब जमीन बेचने के लिए राजी नहीं हुए तो उनको यहीं छोड़ गए। बरसों हो गए, कोई नहीं आया। अब तो आखिरी समय समझो। आप कैसे आए? संतरी ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए प्रश्न पूछा। कुछ खास नहीं, पुरानी जान पहचान है। कानपुर आया था तो सोचा कि मिल लूं। कहते कहते वो आगे बढ़ गया। तो यहाँ रहते हैं हरिहर नाथ, उनके बेटे। उन्हें बुढ़ापे में यहाँ मरने के लिए अकेला छोड़ गए। वाह, जिस खून पर इतना गर्व वही छोड़ गए। देर लगी पर न्याय तो हुआ। उसके चेहरे पर एक स्मित मुस्कान फैल गई। उसे महसूस हो रहा था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन बनने वाला है। बेटों द्वारा छोड़े गए हरिहर नाथ को वो जी भर के सुनाएगा, अपने और अपनी माँ के हर अपमान का बदला लेगा और चलते समय वही विद्रूप सी हंसी हंसेगा जो उसके जाने के बाद उसकी मृत्यु तक उनके कानों में बजती रहेगी। उसने कमरे का दरवाजा खटखटाया। बस भिड़ा है, तनिक खोल के घुस जाओ, बगल के कमरे से एक स्त्री ने आवाज लगाई। उसने दरवाजा खोला। तेज सड़ांग उसकी सांसों में घुस गई। सामने एक दीनहीन लकवाग्रस्त वृद्ध अपने बिस्तर पर जकड़ा पड़ा दिखा। शरीर कंकाल मात्र, आंखें धसी हुई, एक टक छत की ओर देखती हुई, जैसे मृत्यु की याचना कर रही हूँ। चेहरा पीला पड़ा हुआ, ऊपर की तरफ एक मटमैली बनियान जगह जगह पर उधड़ी हुई, वह पीछे से सिर्फ ऊपर बगलों तक सरकाई हुई। शरीर के नीचे भाग में कोई वस्त्र नहीं, बस एक डायपर मलमूत्र को रोकने के लिए बंधा हुआ, लेकिन शायद उसे कई दिन से साफ नहीं किया गया था। बिस्तर गीला और कुछ मल, कुछ सूखा, कुछ गीला उसके चारों ओर सना हुआ। पीठ पर बड़े बड़े बेडसोर जिनके घावों से मवाद रिश्ता हुआ। एक हल्की नजर इतना कुछ दिखा गई, उसने तुरंत आंखें फेरी। वृद्ध से हटाकर कमरे पर नजर डाली। कमरे में एक बिस्तर, एक अलमारी और एक छोटी टेबल। टेबल पर एक अध खाया दाल चावल, बेड के नीचे रखा डस्टबिन जिसमें पड़े गंदे डायपर और उस पर भिनभिनाती हुई मक्खियां। उसे अपने कहे शब्द याद आ रहे थे, माँ मैं लौटूंगा एक दिन, जिस दिन ये हरिहर अपने घावों से तड़प रहा होगा, उसकी आंखों में मृत्यु की याचना होगी। उस दिन मैं छिड़कने आऊंगा इसके घाव क्या पर बात, नमक। क्या तुम बात। चिंता मत करो माँ, उस दिन मैं वैसे ही हंसूंगा, वैसे ही विद्रूप सी हंसी हंसूंगा। वो बिना किसी भाव के निर्विकार सा देखता रहा। उसने जो चाहा था वो प्रत्यक्ष उसके सामने है। उसे खुश होना चाहिए था। उसकी वर्षों की तपस्या फलीभूत हुई। आज उसका आक्रोश पूरी तरह जलकर भस्म हो जाना चाहिए था। आगे की जिंदगी
उसके दर्दनाक अतीत से पूरी तरह मुक्त होने की खुशी होनी चाहिए थी। उसे तो वो विद्रूप सी हंसी हंसना चाहिए था, पर ये उसकी आंखें क्यों नम हो रही हैं? उसका दिल जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? उसे उबकाई सी क्यों आ रही है? वो घबरा कर बाहर निकल गया। सामने से आती घरों में काम करने वाली एक क्या औरत बात। उससे कहने लगी, आप काहे को मिलने आए हो बाबूजी? आपको तो चीन्हे भी ना हुई हैं। ये तो नरक माँ है, कुमूत माँ लौट रहे हैं। जाने कौन से पाप किए हैं कि भुगत रही हैं। बेटे मेहतर लगा गए हैं, वही सफाई कर देते और खाना भी खिला देते, पर ऊ ससुरा है बड़ा निकम्मा, रोज आवत ही नहीं। हमरे भी कहे थे करने को, पर ई गू गलीच हमसे तो होवत नहीं। अब आवे हो तो कहे दे रहे हैं कि लड़का लोगन को फोन करो, यहाँ से ले जाएं। बदबू के मारे हम लोगन का भी माटी खराब हो रही। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, बाद में देखिएगा आप, क्योंकि मैं उसमें समय ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अनघा जी ने बहुत अच्छा कहा कि मंदिर का घंटा भी आपका अभिवादन कर रहा है। घंटी बज रही है। हाँ जी जी। बात है, बहुत अच्छी मार्मिक कहानी है। लेकिन अब ये है कि अगर आप समक्ष होती और सब लोग सामने बैठे होते तो इस पर आपस में बातचीत भी हो जाती कहानी पर। लेकिन आगे हम कुछ ऐसा कार्यक्रम रखेंगे जिसमें कहानी पर विचार विमर्श होगा। बहुत अच्छा है। तो इस तरह से ये बताइए कि वर्तमान में आपने अब ज़्यादा कंसंट्रेट एकाग्रता किस पे है, कहानियों पर या कविताओं? देखिए, कौन ऐसे मतलब कहानियाँ तो लिख ही रही हूँ, कहानियों पे तो है ही है, और कविताएं, और इसके अलावा बहुत सारी कविताओं के अलावा मैंने कविता की कई विधाओं को सीखा है, जिसमें वास्तव में मुझे मेहनत लगी। मैं ये नहीं कहूँगी मेहनत नहीं लगी, क्योंकि छंद विधा सीखनी पड़ती है, जिसमें दोहा और ये कुंडलनी और गजल, ये सब मैंने सीखी हैं। और इसको सीखने में जब मात्राएं मिलानी पड़ती हैं तो वास्तव में टाइम लगता है, और ये काफी टाइम टेकिंग जॉब है। और इनका भी एक अच्छा खासा अमाउंट तैयार हो गया है, जब उसकी किताब आएगी तब आएगी। लेकिन इसको सीखने में मेहनत लगी है, और निश्चित तौर पे और ये जो अतुकांत कविताएं हैं, इसके लिए मैं कह रही हूँ कि जब मेरे भाव घने हो जाते हैं, और भाव घने कैसे होते हैं, वो तुरंत से तो होते नहीं है। भाव तो हमारे मन में चलते रहते हैं, कब वो घने होकर के निकल पाएंगे ये हम नहीं जानते। जो मैंने शुरू में कहा था उसी की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए कह रही हूँ कि कविता ये नहीं होता कि तुरंत निकल गई, वो भाव धीरे धीरे। अब मान लीजिए मंदिर का घंटा बज रहा है, तो ये घंटे से जो मेरे अंदर कुछ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो तुरंत मैं नहीं लिख सकती। अभी जो भी भाव अंदर बजना शुरू होंगे, वो जिस समय इतने घनीभूत हो जाएंगे कि वो कविता के फॉर्म में निकल सके, तो वो उस तरीके से निकलेंगे। क्योंकि रचना किस फॉर्म में निकलेगी लेखक निर्धारित नहीं कर पाता है। वो कहानी के फॉर्म में निकलेगी कि भाव तो वही है, या कविता के फॉर्म में निकलेगी, लेख के फॉर्म में निकलेगी, वो लेकिन मैं जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि जैसे लेख के फॉर्म में कोशिश करती हूँ कि जो तार्किकता ज्यादा हो वहां पे वो चीज निकले, कविता में भावनात्मकता ज्यादा हो वहां पे वो चीज निकले। कविता में बहुत तार्किकता की जगह मुझे भावनात्मक होना ज्यादा अच्छा लगता है बनस्पत तार्किक होने के। लेख में तार्किक होना ज्यादा, ये मेरी निजी पसंद है। मैं फिर भी यही कहूंगी कि मैं ये बात सबके लिए नहीं कह सकती, मैं अपने लेखन के लिए कह सकती हूँ कि ये मेरी निजी पसंद है कि कविता में भाव जब घनीभूत होते हैं तो बहुत देर। वो तो आपका व्यक्तिगत विचार है। जी जी जी, जैसे कि जी 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 जी। हरिवंशाय अच्छा, इस बीच में लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी आजकल अमेरिका में हैं, हाँ, अमेरिका से जुड़े हैं, अच्छा आपका अच्छा अभिनंदन कर रहे हैं। और जी, बहुत नमस्कार सर। अब बातचीत तो हम जारी रखेंगे। जी जी जी। तो अनिता जी भी लगातार जुड़ी हुई है, आपका एक कार्यक्रम देख रही है, बहुत सारे मित्र जुड़े हैं। जी मैं उनका पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो आपने जो अपने परिचय में ये कहा है कि आपने कुछ साझा कहानी संग्रह का कुछ ऐसा काम किया है, कार्य किया है। तो क्या मतलब क्या कोई ऐसा प्रकाशन है कि जिसमें
साझा कहानियां आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं? क्या कोई योजना थी क्या? नहीं नहीं, साझा कहानी संग्रह नहीं है, कभी ये साझा उपन्यास जरूर आया था देह की दहलीज पर। इसके अलावा साझा कहानी संग्रह तो आते ही रहते हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज होते हैं, किसी में स्त्री विमर्श से संबंधित कहानियां होती हैं, उसमें कहानी है। इसके अलावा किसी में जैसे कि मान लीजिए कि कोई वृद्ध जन विमर्श से संबंधित कहानियां है, उसमें कहानी है। इसी तरह से कविताएं भी कुछ खास एस्पेक्ट को लेकर के संग्रह तैयार किए जाते हैं, उसमें कहानी और कविताएं हैं। अच्छा, इस तरह से वो काम किया है आपने। जी। अच्छा, आपका जैसे उपन्यास का जिक्र कर रहे थे, ई उपन्यास, तो क्या योजना है वो? नहीं, वो तो ये उपन्यास जब ये 2020 में जैसे ही लॉकडाउन लगा तो कविता वर्मा जी के पास एक स्टोरी थी, वो उन्हीं की स्टोरी थी। तो उन्होंने कहा कि हम इसमें 5 लोग मिल करके करना चाहते हैं, ये ई वेबसाइट पे जाएगा। तो उन्होंने मतलब 5 लोगों को जोड़ा। तो मैं, रीता गुप्ता जी, वंदना गुप्ता जी और मानसी वर्मा और कविता वर्मा, हम 5 लोगों ने मिल करके इस उपन्यास को लिखा। कहानी उनकी थी, वो हम लोगों को कहानी मतलब उन्होंने बताई कि इस चैप्टर में इस तरीके से लिखना है। तो हम लोगों ने उस चैप्टर को उस तरीके से लिख करके एक कहानी मतलब एक उपन्यास तैयार हुआ है। लेकिन इसमें मुख्य क्रेडिट तो मैं कविता वर्मा जी को ही दूंगी, क्योंकि कहानी उन्हीं की थी। और उन्होंने हालांकि हम लोगों को स्वतंत्रता दी और हम लोगों ने अपने हिसाब से उसमें जो है चरित्रों को जो है वो लिखने की कोशिश करी, लेकिन मुख्य कहानी उन्हीं की थी, प्लॉट उन्हीं का था, तो उसका सारा श्रेय तो उन्हीं को जाना चाहिए। तो अब क्या प्रगति क्या है उसका, प्रोग्रेस क्या है उसका? वो अब तो किताब के फॉर्म में आ चुकी है, पहले ही वो था, अभी अब किताब के फॉर्म में आ चुकी है। और अभी पाठकों की राय आ रही है लगातार उस पर। चलिए, बहुत बढ़िया, हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। हमारे मित्र लगातार जुड़े हैं और जो जुड़ते रहे हैं उनका मैं पुनः स्वागत करता हूं। रेणुलता कौल जी लखनऊ से जुड़ गई है। मूलतः कश्मीर से है और बहुत अच्छी गायिका है, बहुत अच्छा गाती है। कश्मीरी और हिंदी गीत उनके बहुत काफी अलग हैं, तो उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो वंदना जी, कविताएं सुनाइए एक दो, और उसके बाद फिर हम बातचीत आगे जारी अच्छा, रखेंगे। तो मैंने जैसा कि कहा कि मैंने गजल भी लिखी है, तो मैं आपको एक गजल ही सुनाती हूँ। जी जी, आपका स्वागत है। लेकिन मैं गा नहीं पाऊंगी, मैं ऐसे ही सुनाऊंगी। ज्यादातर गजल लोग गा के सुनाते हैं, तो जैसे आपकी इच्छा है। हाँ हाँ। जिंदगी की पहेली, जी जी। गजल का शीर्षक है। जिंदगी कैसी पहेली अब बता दे यार तू, है बहुत बेचैन मन अपना बता दे सार तू। चाहते हम थे नहीं पाना तुझे सौगंध से, चाहते हम थे नहीं पाना तुझे सौगंध से, भेज कर खुद ही करे है दर्द से बेजार तू। डाल करके क्यों गले में मुंह के फंदे कड़े, खींच लेती डोर अपनी ओर को हर बार तू। है तनी रस्सी चले हम देख करके ध्यान से, है तनी रस्सी चले हम देख करके ध्यान से, क्या मजा आता भला जो मानती ना हार तू। लोरियां गाकर बताती क्यों नहीं माँ की क्या तरह, बात लोरियां गाकर बताती क्यों नहीं माँ की तरह, ठोकरें देकर सिखाती जू पिता की मार तू। आसमानों में सुना है। उसने लिखे हैं फैसले, आसमानों में सुना उसने लिखे हैं फैसले, वंदना फिर क्यों जमी पर बांटती ना प्यार तू। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो गजलें भी तो कब तक आप उम्मीद करते हैं, कब तक ये संग्रह आएगा? जी, बस तैयार हो रहा है। काफी गजलें तैयार हो चुकी हैं और वो इकट्ठी हो रही हैं। अब अब बस उनको आगे किताब के फॉर्म में लाना है। इसी तरह से जैसे कि आप कह रहे हैं ना, गजल के अलावा जिसमें सीखने की बहुत चीज होती है, वो होता है कुंडलिनी छंद। कुंडलिनी छंद में बहुत सीखना पड़ता है, उसमें दोहा और रोला मिलता है। पहले 13-11 मात्राएं, 13-11 मात्राएं, और फिर उसके बाद 11-13 की 4 लाइनें। नहीं नहीं, वही तो और शुरुआत जिस से करी है शब्द से, उसी से लास्ट करना है। तो इसमें मतलब रिदम मिलाने में बहुत मेहनत लगती है। तो एक मैं इसमें भी सुनाना चाहूंगा। वही वही, प्राणी मात्राओं आलस, का बहुत ध्यान रखना पड़ता जी है। जी, तो सुनाइए, प्राणी, एक एक
सुनाइए सुनाइए, हाँ, आपका स्वागत है। प्राणी आलस भी सुनो माया का है पाश, प्राणी आलस भी सुनो माया का है पास, सुख की रस्सी थाम के करे समय का नाश, करे समय का नाश स्वयं मन को सहलाता, कहकर के वैराग शिथिलता को अपनाता, सुन गीता के श्लोक कर्म की बोले बाणी, क्या बात है। तेरा सुख प्रमाद तर्क संगतता प्राणी, सुन गीता के श्लोक कर्म की बोले बाणी, तेरा सुख प्रमाद तर्क संगत ना प्राणी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो वाजपेयी जी लगातार जुड़े हैं, आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, और ये बताइए कि आपने कुछ वेब सीरीज के लिए काम किया है? नहीं, वो बताइए क्या क्या काम था? नहीं, वो प्रतिलिपि की योजना थी वेब सीरीज लिखने की, तो मैंने उसमें रेडी गेट सेट गो नाम की एक वेब सीरीज लिखी थी, और उसमें एक ऐसे लड़के की कहानी है जो जो, जो कि आईआईटी में, मतलब जैसे कि आजकल के पेरेंट्स होते हैं जो कि मतलब अपना जो हीन भावना है वो अपने बच्चे से पूरी कराना चाहते हैं, तो वो पेरेंट जो है वो अपने, उसका भाई आईआईटीएन है और वो खुद बहुत छोटी नौकरी कर रहा है, तो वो अपने बच्चे को किसी तरह से आईआईटीएन बनाना चाहता है, उसके लिए साम दाम दंड भेद सब करता है, यहाँ तक कि उसे चीटिंग करना भी सिखाता है, लड़की को प्रेम में फंसा करके उससे नोट्स लेना भी सिखाता है, और वो कहता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन एक समय जब बच्चे को ये गिल्ट कॉन्शियस आता है कि उसने पा तो सब लिया लेकिन उसने किसी के साथ चीटिंग करके बहुत गलत किया है, तो उस चीटिंग को फिर वो, मतलब किस तरह से कहानी आगे बढ़ती है वो तो कहानी में ही जाएगा, लेकिन वो एक कहानी इस तरह से है ना कि जिस तरह से माता पिता बच्चों को, आजकल की पीढ़ी फ्रस्ट्रेटेड सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि कि मतलब उस पर बहुत दबाव है, फ्रस्ट्रेटेड इसलिए भी कि माता पिता ने इतना प्रेशर डाल दिया है कि उसके संस्कार माता पिता ने छीन लिए, और जब एक इंसान अपनी नजरों से गिरता है तो उसको कोई नहीं उठा सकता। तो और वो जो जैसे कहते हैं कि आप कितना भी गलत काम करते रहिए, आप अपनी नजरों में जानते हैं कि आपने गलत किया है, तो वो जो फीलिंग होती है किसी भी अच्छे इंसान के अंदर, मैं ये नहीं कह रही कि अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी है या कुछ, उनके लिए नहीं कह रही, लेकिन कोई भी अच्छा कोमल मन का व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो एक ना एक दिन उसके अंदर गिल्ट फीलिंग आती है, और वो गिल्ट फीलिंग से किस तरीके से डील करता है और किस तरीके से उसकी आगे की यात्रा होती है, इस पे ये मतलब वेब सीरीज है रेडी गेट सेट गो। तो इस तरह से ये आपका उसमें कार्य रहा है जी। और जो आपकी बहुत सारी रचनाएं हैं उनका अलग अलग भाषाओं में, नेपाली और पंजाबी वगैरह इत्यादि में अनुवाद भी हुआ है, तो कहाँ वो प्रकाशित हुआ, क्या पुस्तक के रूप में हुआ है या अलग अलग रचना? अलग अलग मैगजीन्स में हुआ है जी, अलग अलग मैगजीन्स में हुआ है, कुछ पुस्तकों में भी कहानियां ली गई हैं, तो वो सब अलग अलग है। वो मेरे पास मतलब हैं कुछ उनमें से, लेकिन सारी नहीं। जो मैगजीन के अंक थे वो फिर हट जाते हैं, कितने सारे अंक होते हैं ना, तो फिर कहाँ तक रखें, एक ये भी समस्या आ जाती है। तो उनके फोटो, ज्यादातर यही होता है कि फोटो खींच के रख ली गई तो और मैगजीन गई। जी जी। वंदना जी, आपने कविताएं भी लिखी है, कहानियां भी लिखी है, उपन्यास पर भी आपने कहा कि ई उपन्यास के लिए आपने काम किया है, तो कभी आपको नाटक लिखने का मन नहीं हुआ क्या? देखिए, सच कहें तो एक साहित्यकार जो है ना वो अपनी ही छवियां तोड़ता है तभी उसे आनंद आता है। वो किसी एक में कैद नहीं रहना चाहता। वो कविता लिखता है तो उसको कहानी का मन करता है, कहानी लिखता है तो उपन्यास का मन करता है, उपन्यास लिखता है तो नाटक का भी मन करता है। तो अगर आप कहें कि मन नहीं करता तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी संयोग नहीं बना है। जब संयोग बनेगा तो नाटक भी कभी ना कभी तो लिखा ही जाएगा, क्योंकि और विधाओं में जैसे कि लेख भी लिखे, व्यंग भी लिखे, तो और विधाओं में आजमाने का अभी कुछ काम ऐसे और भी किए हैं जो धीरे धीरे सामने आएंगे लोगों के, जो अलग विधा में बिल्कुल अलग उसमें चले गए हों, लेकिन उसका मजा अलग होता है, क्योंकि जब तक हम करके नहीं देखेंगे हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी सीमाओं का विस्तार कहाँ तक हो सकता है। तो करके देखने में यकीन रहता है कि इसको करके देखा जाए कि क्या ये कर सकते हैं। और अपनी बनाई छवि, जैसे कहते हैं ना कि लेखक को टाइप्ड नहीं हो जाना चाहिए, कि एक ही तरह का लिखता रहेगा ना तो
वो भी उबेगा। लेखक होता ही क्रिएटिव पर्सन है, अगर वो क्रिएटिव नहीं मतलब एक तरह का लिखता रहेगा तो उसकी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं उसको स्टॉप करने लगती है, तो कहीं ना कहीं मजा नहीं आने लगता है, बोर होने लगता है। तो दूसरी विधा में थोड़ा घूम फिर के आता है ना, तो उसको फिर से मजा आने लगता है लिखने का। तो ये थोड़ा ये जो है चहलकदमी मुझे अच्छी लगती है निजी तौर पे। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो फोन कॉल जो आपका कहानी संग्रह है, मुझे जी लग जी रहा है कि शायद भावना प्रकाशन से प्रकाशित हुआ जी है जी आपका, जी 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 है ना? तो ये क्या मतलब, ये शीर्षक क्यों रखा है आपने? इसमें कुछ मैंने तो ये पुस्तक आपकी देखी नहीं है व्यक्तिगत रूप से, जी लेकिन इसकी काफी चर्चा मैंने फेसबुक के माध्यम से जी सुनी है, देखी है। जी तो उसके बारे में पृष्ठभूमि बताइए, बैकग्राउंड क्या रहा है आपका? वो देखिए फोन कॉल क्या है, कोई कहानी है? और उस कहानी के बारे में बताइए, अगर कोई एक छोटा सा अंश सुनाना चाहेंगे, सुनाइए आप। देखिए वो फ़ोन कॉल ये भावना प्रकाशन से आया हुआ है। और इसमें वो फ़ोन कॉल कहानी जो है एक आत्महत्या के विरोध में। ये कहानी मेरे दिमाग में तब से चली जब से कोविड आया, और एक के बाद एक बच्चे और यहाँ तक कि बड़े भी बहुत लोगों ने सुसाइड करी और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी कुछ समय पहले मुझे एक युवा मेडिकल स्टूडेंट की सुसाइड की खबर मिली, मैं काफ़ी दिन विचलित रही। और मतलब क्या हो गया है हमारे बच्चों को कि वो इतनी जल्दी सुसाइड कर लेते हैं, तो क्या उनको कोई मदद के लिए नहीं होता? तो वहाँ से मेरे मन में वो फ़ोन कॉल का आइडिया आने लगा था। तो मैंने देखा कि जो ये साइट्स होती हैं जो कि एंटी सुसाइड होती हैं, अगर आप कोई लेख लिखने के लिए सुसाइड टाइप करेंगे, आपको वो उनके फ़ोन नंबर्स मिलने लगेंगे कि एंटी सुसाइड वाली जो साइट्स होती हैं। लेकिन वो लगती नहीं, उनके नंबर नहीं लगते। जब ज़रूरी होता है, किसी को 1 मिनट कोई पर्सन चाहिए कि अ, हम आत्महत्या से रुक जाएँ। अब सोचिए कि एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो जब आत्महत्या कर रहा है, उसकी अच्छी खासी लाइफ है, उसके पेरेंट्स के पास पैसे भी हैं, उसके पास आईफ़ोन लिए बैठा हुआ है और सब कुछ है उसके पास। लेकिन वो किसी एक क्षण हार गया है या किसी कारण से हार रहा है। तो क्या एक कोई ऐसा समय है कि कोई उसकी बात सुन ले? तो ये कहानी है एक ऐसी ही लड़की की जिसने अपना नाम नहीं बता करके वो कोशिश करती है कि वो मरने जा रही है, सुसाइड करने जा रही है, उसने पिल्स रख ली हैं और वो कोशिश कर रही है कि कोई उसको मिल जाए और थोड़ी हेल्प कर दे और वो मरने से रुक जाए। तो वो पहले ये सब नंबर ट्राई करती है, ये जितने कि गूगल साइट्स के होते हैं, दिए हुए नंबर होते हैं एंटी सुसाइडल स्क्वाड के, वो कोई नहीं उठाता है। रात के 12 बजे है और लोगों को ट्राई करती है, अपने दोस्तों को कोई उठाता नहीं है। कोविड का समय है, तब वो एक ऐसी टीचर को फ़ोन करती है जो कि उस समय घर में अकेली है और उसके भाई ने सुसाइड करी हुई है, कभी समय पे पहले। तो जब वो मतलब उससे फ़ोन करती है, तो पहले तो उसको यही लगता है कि वो टाइम पास करने के लिए कर रही है, वो मना करती है। लेकिन जब उसको लगता है ये जेन्युइन पर्सन है, अब उसको घबराहट होती है कि कैसे किसी को रोके। तो वो साथ-साथ में गूगल में टाइप करती जा रही है कि कोई इंसान सुसाइडल हो तो क्या करें? और वो उस तरीके से उसको समझाने की कोशिश करती है, उसकी काउंसलिंग करती जाती है कि इस तरीके से मतलब जीवन इतना अनमोल है। तो क्या होता है कि जब हम किसी की काउंसलिंग करते हैं, तो कोई इंसान मानने को तैयार नहीं होता कि दूसरा भी दुखी है। हम सब लोग सोचते हैं कि दूसरा बहुत सुखी है और हम दुखी हैं, जबकि हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं, किसी न किसी कोने पे बड़े दुखी होते हैं। हर कोई होता है। तो उस कोने को साझा करना, किसी को बचाने के लिए, वो लड़की रिया, वो अपने दुखों को साझा करती है। वो बताती है कि किस तरीके से हमने इन दुखों को झेला और उनसे निकल के आए, तो तुम भी निकल जाओगी। तो इसमें सिचुएशन इस तरीके से बनती है और वो फिर कहानी में क्या होता है, वो तो कहानी पढ़ के ही जाना चाहेगा कि वो सुसाइड करती है या नहीं करती है। लेकिन मेन कहानी का मुद्दा आत्महत्या के लिए उतारू किसी व्यक्ति को क्या हम 2 मिनट दे सकते हैं, इस पर है। क्या हम किसी की फ़ोन कॉल अटेंड कर सकते हैं? ब्लॉक करने का अस्त्र क्या तो हमारे बात है! पास है, गलत का बहुत कॉल आ अच्छा, गई बहुत तो अच्छा। जी, गलत कॉल आ गई तो ब्लॉक करने का अस्त्र तो वंदना जी, हम बहुत सबके अच्छा पास विषय लिया है आपने। है। जी, बहुत अच्छा विषय लिया है आपने, और इस पर जो मैं कल्पना कर रहा था जब आप इसके बारे में बोल रही थी, तो इस पर एक मंच नाटक बहुत अच्छा बन सकता है। मंच के लिए नाटक लिखिए इस पर, क्योंकि ये जी, ऐसी समस्या है जी, जी, जिसको जी। उजागर करना बहुत ज़रूरी है, और नाटक का अपना प्रभाव होता है।
हाँ जब जी नाटक के रूप में कोई कहानी, इस तरह की कहानी सामने आती है, तो जी उसका अपना अलग एक परिदृश्य बनता है, उसका अपना अलग एक प्रभाव रहता है। तो मैं जी जी। चाहता हूँ कि इसमें से आप कोई जो आपको अंश उचित लगे अब कि सुनाना चाहिए इस मंच के माध्यम से, वो आप सुनाइए। बहुत अच्छी 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 बात कही आपने इस कहानी के माध्यम से। जी, तो मतलब मेरी इस कहानी के माध्यम से यही कहना जी, था कि आपका अगर स्वागत है। कोई भी व्यक्ति सुसाइडल हो, हम लोग बाद में कहने लगते हैं कि कोई उसको समय नहीं दे पाया, कोई समय नहीं दे पाया, पर क्या वो कोई हम हैं कि नहीं है? ये प्रश्न अपने आप से पाठक करता है उसके बाद कि क्या वो कोई हम है कि नहीं है? क्या हमें होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? या कोई 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 कहते हुए हम सब पे टालते रहते हैं? क्योंकि मैंने अंश सोचा नहीं है, इसलिए जी। फिर भी ढूंढ के बताती हूँ। डॉक्टर प्रतिभा जैन जी जुड़ गई है, उन्होंने जी बहुत अच्छा कमेंट लिखा है। साहित्य से हम शिक्षा दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। यानी मेरा निवेदन है, साहित्य का अर्थ ही है ये कि जो हित सहित है, यानी जिसमें हित है, जिस रचना में हित निहित है, तो वही तो साहित्य होता है। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रतिभा बिल्कुल। जैन जी, बल्कि आप जुड़िए हमारे साथ। तो वो अंश सुनाइए डॉक्टर साहब, वंदना जी। जी, भैया का आईआईटी का रिजल्ट निकल गया, वो क्वालिफाई भी नहीं कर पाए। एनआईटी में उनकी रैंक 7,000 थी, पर आईआईटी। उस दिन हमें एहसास हुआ कि बोर्ड रिजल्ट के बाद वो कितना टूटे थे, वो अंदर से कितने दबाव में थे। वो रोए भी नहीं, न परेशान दिखे। इस बार भी आराम से सबसे बात की, बल्कि मम्मी को समझाते हुए बार बार कहते रहे, आप चिंता न करें, मैं ठीक हूँ। मुझे पता है फल हमारे हाथ में नहीं होता। फिर भी किसी अनजान आशंका के डर से मम्मी उन्हीं के कमरे में उनके साथ ही सोई 2 रातों तक। मम्मी ने उस समय उन्हें समाज और उसके व्यंग बाणों से दूर रखने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं कहीं किसी की बात बुरी ना लग जाए। पर भैया खुद ही सबसे फोन पर बात करते रहे। वो बहुत ज्यादा बोल रहे थे। उन्होंने हम लोगों के साथ मूवी भी देखी। हमें लगा ही नहीं कि भैया ऐसा कोई कदम उठा सकती है। 2 दिन लगातार भैया के साथ बस आंख नीचे पड़ी रहने वाली मम्मी तीसरी रात कब झपक गई पता ही नहीं चला। मैं और डैडी अपने अपने कमरों में थे। भैया शायद इन्हीं पलों की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो ड्राइंग रूम में माँ के दुपट्टे के सहारे। रिया फिर रोने लगी। अगली सुबह कितना अंधेरा लेकर आई थी हमारे जीवन में। भूल जाना चाहती हूँ, पर आंखों के आगे हटते ही नहीं है भैया के वो लटके हुए पैर, वो निकली हुई जीभ, वो आज भी आंखों के आगे तैरने लगती है। रिया का रोदन इतना तेज हो गया जैसे अभी अभी की बात। देखिए प्लीज, प्लीज आप रोइए नहीं। उधर से आवाज आई। कितना कितना आसान होता है ना कह देना, मेरा मन सुसाइड करने का कर रहा है, पर कितनों को मार जाते हैं पीछे, जिंदा ताबूत में गाड़ देते हैं। कितना कोसते हैं बचे हुए लोग अपने को, अपनी परवरिश को। काश के जाने वाला पलट कर देखता कि उसने अपनों को प्रश्नों के किस कटघरे में खड़ा कर क्या दिया बात। है। भैया की मिट्टी उठने से पहले पूरा मीडिया हमारे घर में आ गया था। जब माँ बिलख रही थी, तब उनसे प्रश्न पूछा जा रहा था, जब आपने सुबह अपने बच्चे को देखा था तो क्या महसूस हुआ था? क्या आप अपने बच्चे पर पढ़ने का दबाव डालते थे? अपने आपने नोटिस नहीं किया आपका बच्चा अवसाद में है? और मम्मी बस रोए जा रही थी। हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। बगल में सोया था रे, यही दुपट्टा था, यही। उसके बगल में बैठती तो बात करते हुए गांठ लगाया करता था। यही दुपट्टा था जब रिया राखी बांधती तो सर नंगा न रह जाए तो सर पर रख देती। हे राम, कितनी बार हाथ पोंछता इससे, डपट देती मैं तो कहता, माँ, माँ का दुपट्टा तो गंगा जल की तरह होता है, मैला थोड़ी ना होता है। हाय, इसी दुपट्टे से आखिरी सांस ले ली मेरे लाल ने। कोई ले आओ उसे, अरे कोई तो वापस ले आओ। हाय राम जी, रोती भलकती बदहवासी माँ का रुदन पूरा देश चाय पीते हुए देख रहा था। विवेक, आखिर क्यों की एक होनहार क्या बात। स्टूडेंट ने आत्महत्या? कौन है दोषी? पेरेंट्स? कैसे प्रेशर डालती है? टीवी पर बहसें चल रही थी, सोशल मीडिया पर इसे खराब पेरेंटिंग बता रहा था। हर अखबार में, हर मैगजीन में बच्चों पर बढ़ते हुए दबाव में पेरेंट्स दोषी के लेख निकल रहे थे। कभी किसी ने मीडिया पर उंगली नहीं उठाई। सफलता के किस्से इतने जोर जोर से और इतने शोर से छपते हैं कि बच्चे कई बार खुद ही पेपर में छपने के किस्से मन में पाल लेते हैं।
भैया भी कितनी बार कहते थे कि जब सीबीएसई में टॉप करूंगा तो पेपर में खबर छपेगी, पेपर में भैया की खबर छपी और मौत की खबर। कुछ समय बाद मीडिया को दूसरी मौत मिल क्या गई। बात है, क्या बात है, कुछ क्या समय बात बाद मीडिया को दूसरी मौत मिल गई और लोगों को दूसरी खबरें। हम अकेले अपने आसपास वालों की बातों के साथ रह गए। कितनी मुश्किल से हिम्मत करके घर से बाहर निकलते तो कानों में एक ही आवाज टकराती, यही है विवेक के पेरेंट्स बेचारी। तो कोई कहता कैसे पेरेंट्स हैं, अपने ही बच्चे की जान के दुश्मन हो। बहुत बड़ी, बहुत मार्मिक, बहुत मार्मिक। वाजपेयी जी ने एक सूचना साझा की है, जी मैं अपने मित्रों के लिए वैसे तो देख रहे हैं, आपको बताना चाहूंगा कि करीब 10 छोटे देशों की कुल आबादी के बराबर भारत में प्रतिवर्ष आत्महत्याएं होती है। जी अब बताइए, यानी आत्महत्याएं एक बहुत बड़ा पाप है, जी होना और नहीं इसी चाहिए। कहानी से जुड़ी मैं लेकिन एक जब याद आदमी इस तरह से ये जी कदम उठाता है, जी जी इस कहानी से जुड़ी एक मैं बता रही हूँ जी कि जी, एक कुछ कहना जब चाह ये रहे हैं, बताइए। जी जी इसी कहानी से जुड़ी एक बात बताना चाहती हूँ कि जब ये फोन कॉल संग्रह आया था तो एक उसके बाद कुछ महीनों बाद एक स्टूडेंट ने सुसाइड करी थी और मेरे पास इतने फोन आए क्योंकि हम सब लोग कहीं ना कहीं से संबंध है कि विवेक ने आत्महत्या कर ली, एक और विवेक गया, वंदना जी एक और विवेक गया। मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं लिख रही हूँ और वो आगे कुछ दिनों बाद एक सच्चाई के रूप में आएगा, लेकिन बहुत मुझे तकलीफ हुई है सुन करके। और आत्महत्या एक ऐसा बच्चे जिस तरह से कर रहे हैं इस समय, ये मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं तो ये देख रही हूँ कि 11th-12th आते ही पेरेंट्स इतने डरे डरे रहते हैं बच्चों से और तब भी आत्महत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने वो नाटक का प्रश्न उठाया था। जी देखिए जी जी वंदना जी, नाटक केवल मनोरंजन ही नहीं होता है, हाँ जी 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 बल्कि नाटकों का जब मंचीकरण होता है, उनका इतना प्रभाव रहता है कि हम्म, उसके माध्यम से आप एक मैसेज भी दे सकते हैं। जी उसके माध्यम, नाटकों के माध्यम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह का जो संदेश है, इसको आगे ले जाने में जी जी बहुत आवश्यक है। और देख लीजिए, अगर संभव हो पाएगा जी बिल्कुल अपने बात करके नाटक लिख लीजिएगा, इस पर बहुत अच्छा नाटक बन सकता है। जी अब मेरी एक और जिज्ञासा है आपके लिए वंदना जी। जी बहुत सामान्य बात है कि एक लेखक के साथ हमेशा मन में, जब वो लिखता है, चाहे कहानी लिखे, गद्य लिखे, पर अवचेतन मन में उसमें रहता है कि ये रचना जो मैं लिख रहा हूँ, ये उपन्यास या मेरा कहानी संग्रह आ रहा है, इसकी फिर समीक्षा होगी, अब समीक्षक क्या कहेगा। तो आपके विचार में एक लेखक के लिए समीक्षक का कितना महत्व है, देखिए इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। देखिए मैं समीक्षा भी लिखती हूँ और इसलिए मैं और लेखक भी हूँ। तो मैं लेखक के तौर पे तो यही कहूँगी कि सब भूल जाना चाहिए, बस पात्र से जुड़ जाओ। और जितने भी लोग मुझसे पूछते हैं, मैं यही कहती हूँ मन का लिखो, फिर उस पर जो भी आए परिणाम, जो भी जो कुछ कहे स्वीकार कर लो। लेकिन अगर अपने मन का ही नहीं लिखा तो कलम उठाई किस लिए? वो लिखा ही नहीं है जो तोड़ डाल रहा है आपको अंदर से, फिर कलम किस लिए उठाइए? फिर जो कह रहा है ठीक है उसको स्वीकार करो, अच्छा कहे तो अच्छा स्वीकार करो, बुरा कहे तो बुरा स्वीकार करो। लेकिन उस समय लिखते समय अगर समीक्षक मन में आ गया तो रचनाएं कॉपी पेस्ट बनने लगती हैं। और हिंदी साहित्य में एक मैं देख रही हूँ कि कई रचना क्या बात। पेस्ट बढ़ने का कारण भी यही हो रहा है क्योंकि लेखकों के दिमाग में समीक्षक आ जाता है। उनको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए समीक्षक को, उनको वो लिखना चाहिए जिसकी पीड़ा उनको तोड़ रही है और वो उसको लिखे बिना रह नहीं पा रही। फिर उसके बाद जो भी कहे उसे स्वीकार करें। कहानी के शिल्प पे बात हो सकती है, कम अच्छा रह सकता है, कहानी के तथ्य पे बात हो सकती है, कम अच्छा रह सकता है, ठीक है, हम सब लोग सीख रहे हैं, हम लोग अपनी यात्रा में कहीं ना कहीं हैं। और कोई लेखक ये नहीं कह सकता कि मैं हमेशा अच्छा ही लिखूंगा, ये कोई दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि कभी वो बहुत ही अच्छा लिख जाएगा और कभी उससे उसी बड़े लेखक से भी एक साधारण कहानी आ जाएगी। तो कोई लेखक ये तो सोच के लिख ही नहीं सकता। इसलिए कम से कम जब हम लिखते हैं तो हमारी लेखन की यात्रा
हमारे आनंद की यात्रा होनी चाहिए, ताकि हमको ये संतुष्टि रहे कि जो हम कहना चाहते थे वो हमने कह लिया, अब उसको तेरा तुझको अर्पण करके मुक्त हो जाओ। जी, सही बात है, बिल्कुल कही का। तो आपने सही कहा कि रचना करते समय समीक्षक को अपने से बहुत दूर रखना चाहिए। बिल्कुल। अगर मन में वो बैठ गया तो फिर आप स्वतंत्र मन से वो रचनाएं या जो भी आप लिख रहे हैं नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये हमेशा रहेगा, अब समीक्षक क्या समीक्षा करेगा मेरी इस रचना का, आगे क्या होगा, इस तरह से इसकी टिप्पणी आ जाएगी। बात तो सही है। अच्छा, आपने व्यंग्य रचनाएं भी लिखने का प्रयास किया है हाँ कभी? जी, मैंने व्यंग भी लिखे हैं, कुछ दैनिक जागरण में भी प्रकाशित हुए हैं, जैसे कि आईना देखने की दूसरी पारी दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ था। और इसके अलावा कई व्यंग लिखे हैं। एक गाड़ी के ऊपर है, गाड़ी भई सौतन हमार, और आम 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 की खास बनने की ख्वाहिश, इस तरह की जो है वो व्यंग रचनाएं लिखी हैं। मेरे ख्याल से करीब 40 तक तो व्यंग रचनाएं होंगी, 40-45 होंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो कोई कोई संग्रह के रूप में अभी आया नहीं है आया कुछ? है। अभी नहीं। वो संग्रह के रूप में लाने में मैं थोड़ी-सी, मतलब ये कहिए कि जी अपनी जी। ही कमी है कि थोड़ा आलस कर जाते हैं। लेकिन अभी जो है वो या पिलकेंद्र अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े थे, उनकी जिज्ञासा थी ये, इसलिए मैंने आप तक पहुंचा दी ये बात जी, व्यंग्य रचनाओं वाली। तो जी। इसलिए मैंने आपसे कर दी ये बात। अच्छा, आपके कार्यों में अध्यापन का भी कार्य रहा है, तो किस तरह का अध्यापन रहा किया है आपने? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब ट्रांसफरेबल था और मैं अलग-अलग शहरों में रही हूँ। जब तक कि उन्होंने एमएनसी नहीं जॉइन कर लिया, तब तक मेरा कई शहरों में प्रवास रहा है। तो जगह-जगह कभी पढ़ाया, कभी नहीं भी पढ़ाया, ऐसा रहा है। फिर इसके बाद मैंने दिल्ली में आकर के कुछ समय पढ़ाया यहाँ पर रीड पब्लिक में। फिर इसके बाद जो है वो मैंने कुछ स्कूलों में पढ़ा। अब इस समय तो मैं ऑनलाइन एजुकेशन दे रही हूँ बच्चों को। जी जी जी। तो लेकिन इसके अतिरिक्त जो मैंने मुझे पता चला है कि आपने कुछ एनजीओज के माध्यम से भी कार्य किया है। एनजीओ के तो क्या माध्यम किस प्रकार का जी, आपने वो काम किया? नहीं, मैं कई एनजीओज में जाती हूँ और वहाँ जो कुछ भी कर सक उसको कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई निराशावसात, मेरी ये अपनी वो है, मतलब एक अपना सोच है कि निराशावसात से कोई भी लड़ रहा हो, तो उसको किसी तरह से उसके अंदर कैसे आशा जगाई जा सके, वो मैं जगाने का प्रयास करती हूँ। अभी कुछ समय पहले मैं एक एनजीओ में गई थी और वहाँ पे मतलब नेत्रहीन लड़कियों का था। और आप ये सोचिए कि हम लोग के पास सब कुछ है और हम लोग कितने मतलब अपनी जो मिला हुआ है उसको निराश हो जाते हैं। वो लड़कियां आई थी और जैसे लड़कियां एक दूसरे के कपड़े ऐसे छू करके कह रही थी बड़ी सुंदर लग रही हो, एक दूसरे के गाल पे हाथ करके कह रही थी आज तो तुम बड़ी सुंदर, वो देख नहीं पा रही थी। और वो चीज एक तरह से मोटिवेशनल भी है और एक तरह से आंसू भी ले आती है कि उन्होंने जीवन को कितनी क्या बात है। खूबसूरती से जीना सीख लिया है। और हम बहुत कुछ होते हुए भी नहीं सीख पाते। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं ना, तब आपको लगता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो हम किसी का गम, बल्कि मेरा साहित्य में आने का उद्देश्य भी यही था कि मैं, मुझे हमेशा ये पीड़ा रही कि कुछ ऐसा कर सकूं कि किसी के आंसू पूछ सके अगर मेरे द्वारा, तो वो ज्यादा बड़ा योगदान होगा बनस्पत जो है वो। लेकिन चूंकि लेखक की रचनाओं के माध्यम से वो पहुंचता है लोगों तक, और जब लोग कहते हैं कि हाँ मुझ में ये बदलाव आया, वो बदलाव आया, ये समझ, तो लगता है कि कहीं ना कहीं चलो इस तरीके से भगवान ने यही रास्ता दिखाया, इस रास्ते से चल पड़े। वो तो कुछ सोचा समझा, जैसे कहते हैं ना, जीवन एक नदी के समान है। आप बहुत सोच के नहीं चल सकते, जहां पहाड़ आएगा वो काट के पहाड़ आगे बढ़ेगा, या फिर रास्ता मोड़ करके चल देगा। आप डिसाइड नहीं कर सकते, तो जीवन डिसाइड करता है कि किस रास्ते से वो नदी बहेगी। तो जीवन की नदी की यात्रा जब हुई तो कहीं पहाड़ भी काटे तो कहीं रास्ता ही बदल लिया। वो चीज मेरे साथ भी रही। क्या बात है। तो और क्या, मतलब साहित्य के अतिरिक्त और जैसे कई लोगों को
और कुछ किसी कला चित्र बनाने में रुचि रखते हैं। आपकी विशेष व्यक्तिगत क्या रुचि है साहित्य के अतिरिक्त? साहित्य के अतिरिक्त तो मेरी रुचि में जैसे थोड़ा बहुत चित्र, सब चीजें थोड़ी थोड़ी, जैसे कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाली स्थिति है। किसी और चीज में इतना नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा हर चीज में दखलंदाजी, क्योंकि सीखने का, टेक्नोलॉजी सीखने में मुझे बहुत मजा आता है। तो मैं कंप्यूटर पे बहुत सारी चीजें, एक समय था जब मैं मुझे याद आता है जब मैंने फेसबुक ज्वाइन ही किया था, तब मुझे कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था। तो एक बेटी से पूछा करती थी, ये बता दो, वो बता दो, और वो कहती थी आप कर लोगी, आप कर लोगी। एक दिन वो नहीं आई। उसने जानती थी कि मम्मी कर लेंगी, ये जबरदस्ती मेरे ऊपर वो कर रही थी, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, टालना, सीखना टालने के। तो वो नहीं आई। जब नहीं आई तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कितना हम सीख सकते हैं। तो मुझे टेक्नोलॉजी सीखने में बहुत मजा आता है। तरह तरह की टेक्नोलॉजी जो आती है उसमें, उसको सीखने में बहुत मजा आता है। बाकी और चीजों में तो नहीं कह सकती, क्योंकि इतना समय ही नहीं मिलता है कि साहित्य और अध्ययन ही इतना समय ले लेता है कि इतना समय नहीं मिल पाता मेरे को। हाँ, थोड़े से चित्र भी बना लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाना बनाने का भी शौक है। एक व्यक्तिगत बात आपसे जी जी जी, आपसे एक व्यक्तिगत बात जानना चाहूँगा। जैसे हमने कई मित्रों से बातचीत की तो उन्होंने कहा ऐसा होता है कि हम दिन में यानी 10 बजे बैठ गए और 4 बजे तक हम कंटिन्यूसली निरंतर लिखते रहते हैं। आपकी लेखन प्रक्रिया क्या रहती है? कई लोग ऐसा होता ना, एकदम कुछ मूड बन गया, बैठ गए, कोई कहानी शुरू कर दी या कोई लेखन शुरू कर दिया। अच्छा, कई लोग तो नियमित रूप से गए। तो आपका किस तरह, क्या प्रक्रिया रहती है आपके लिखने की? देखिए, मैं हूँ या कोई और भी महिला हो, वो ये कहेगी कि ये तो हम लोगों के पास पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग किचन में लिखते हैं, हम लोग जो है सफाई करते हुए लिखते हैं, डस्टिंग करते हुए लिखते हैं। हम लोग का लेखन का कोई कोना नहीं है, कोई मेज नहीं है। हाँ, अब ये थोड़ा सा ये सुविधा जरूर हो गई है कि आपके पास मोबाइल है तो आप नोट पैड पे नोट कर लेते हैं। अभी एक नई सुविधा आई है कि आप वॉइस, जैसे आपका कोई थॉट आया तो आप वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए उसी समय। आप डस्टिंग कर रहे हैं, आपको वॉइस रिकॉर्ड करनी है। आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, आपको कोई थॉट आया आप लिख लीजिए। लेकिन ये सुविधा तो कभी भी नहीं मिलेगी कि हम लोग आराम से बैठ करके 10 से 5 लिखें। ये कोई भी महिला लेखिका, कोई भी नहीं कह सकती महिला लेखक की ऐसी कोई सुविधा हम लोग के जीवन में है। तो वैसे ही मेरी भी है कि हर काम करते हुए जहां समय मिला, जब समय मिला, लिख लिया जी। हाँ, उसकी एडिटिंग के लिए कभी रातों में जगह, देखिए बातचीत में, वो भी दिन में कभी नहीं मिलता। बातचीत में समय निकल गया, पता ही नहीं चला। जी 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 जी, दिन में मैं कभी कह रहा हूँ कि समय देखिए नहीं। बातचीत में इतना समय निकल गया, पता नहीं चला। जी जी जी, अंत में आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि वर्तमान में जो ये सोशल मीडिया का अब इतना एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत ज्यादा उपलब्ध है। पुस्तकें खरीदना, फिर जैसे पहले ये नहीं होता था कि आपको जब ये सूचना मिलती थी कि उनकी पुस्तक आ रही है तो आप एकदम ये प्रतीक्षा करते रहते थे, ये पुस्तक कब आएगी, हम उसको खरीदेंगे, पढ़ेंगे, अपने मित्रों को भी उसके लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे। लेकिन आजकल आप एकदम एक चुटकी में आप सोशल मीडिया पर किसी भी रचना को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पाठकों में क्या कुछ आपको लग रहा है कि कमी आ गई है? अनुभव क्या है? देखिए, मैं अपनी तो बात नहीं करूंगी। अगर अपने बच्चों की बात करूं तो ये है कि हाँ, वो लोग ऑनलाइन बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो किताब उन्हें बहुत पसंद आ जाती है, वो उसकी हार्ड बाउंड मंगाते हैं कि उन्हें रखनी है जिंदगी भर। तो ये जो नया वर्ग पाठक पैदा हो रहा है, ये जो नया पाठक वर्ग है, उसकी मैं बात करूं तो उसके लिए तो किताब अभी भी है, लेकिन वो हर किताब नहीं खरीदता, बहुत कुछ ऑनलाइन पढ़ता है। और उसके बाद जो उसे लगता है कि ये उसे खरीदनी है तो वो हार्ड बाउंड खरीदेगा। वो ऐसी पेपर बैग भी नहीं खरीदता फिर उसके, वो चाहे जितनी महंगी हो। उनको बच्चे पॉकेट मनी जब छोटे थे तो जमा करते थे कि मेरे को ये किताब खरीदनी है, मेरे को पसंद आ गई। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज
अच्छी चीज की कोई चीज जगह ले सकती है। हाँ ये है कि, लेकिन आप इसे पूरी तरह नेगेटिव भी नहीं कह सकते कि आज ऑनलाइन की वजह से कितनी सारी कहानियां हम पढ़ पाते हैं। पहले हम कितना पढ़ सकते थे, किसी की खरीदने की क्षमता महीने की 1000 होगी, किसी की 2000 होगी, किसी की 500 ही होगी, किसी की 300 ही होगी। तो कितनी किताबें कोई इंसान खरीद सकता है। लेकिन अब ऑनलाइन की वजह से, और ऑनलाइन अभी बढ़ेगा, तो कम से कम किसी भी तरीके से पहुंच तो रही है ना पाठकों तक। दोनों ही चीजें हैं उसको, मतलब आप मतलब कहते हैं ना कि जब एक चीज आती है तो दूसरे को इनहेंस कर रही है, ऐसा नहीं है कि दूसरे का रास्ता काट रही है। उसी में से अच्छी किताबें लोग खरीद भी लेते हैं और बाकी वहां पढ़ भी लेते हैं। बहुत सी, अब किसी के पास पैसे नहीं है, वो पढ़ना चाहता है, तो उसको कितनी सुविधा भी तो हो गई है। हम इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि वो बहुत सारा कुछ ऑनलाइन पढ़ लेता है। बहुत सारी गांव की महिलाएं, वो अपने लिए कुछ कह ही नहीं पाती हैं कि हमको कुछ खरीदना है, वो भी साहित्य पढ़ रही हैं। वो शायद एक मैगजीन भी ना खरीद पाए, लेकिन वो साहित्य पढ़ रही हैं, जुड़ रही हैं साहित्य से। तो इसकी एक मतलब इसकी एक मतलब प्लस पॉइंट भी देखा जा सकता है। इसको केवल निगेटिव में मैं नहीं देखती, क्योंकि दोनों मिल के होता है। अभी जैसे पहले हम लोग लेखकों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, अब चूंकि सारे लेखक ऑनलाइन साइट्स पे हैं, तो हम अपने आदर्श स्थापित करने से पहले आंख मूंद के नहीं कर पाते। पहले हम लोगों को धक्का लगता था कि फलाना लेखक, हम उसको इतना आदर्श समझते थे, वो तो ऐसा निकला। एक बार एक कोई मतलब वो हो रहा था, कोई बच्चों का टॉक शो था, तो उसमें वो पूछ रहे थे आपके आदर्श कौन है, तो कोई कह रहा था अमिताभ बच्चन है, कोई कह रहा था वो है, एक बच्चे ने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो फिर जो एंकर था उसने पूछा कि अगर क्या आपको बात। पता चले कि वो, मैं किसी हीरो का नाम नहीं लूंगी क्योंकि नाम लेने में वो हो सकता है, कोई भी हीरो हीरोइन आप ले लीजिए XYZ, कि वो फलाने ड्रिंक करती हैं, तो आपको कैसा लगेगा, तब आप उसे आदर्श मानेंगे? तो बच्चा, छोटे बच्चे थे, वो एकदम चुप हो गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर वाला खुश था कि मैं तो मानूंगा, मैं तो मानूंगा। तो इस तरीके से चूंकि हम उनकी उनकी जो मतलब एक छवि देखते थे केवल, और हम आदर्श रहते थे, तो एक पाठक का हृदय भी बहुत टूटता है, क्योंकि वो लेखक से नहीं जुड़ता है, वो लेखक के व्यक्तित्व कृतित्व सबसे जुड़ता है। और ऑनलाइन साइट्स के माध्यम से हमें ये समझ में आता है कि कई बार लेखक अपने कृतित्व से अलग भी हो सकता है, उसका अपना वजूद उसके लिखे हुए शब्दों से अलग हो सकता है। तो हम वहाँ, ऐसा नहीं कि हम उसे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम उसे आदर्श नहीं मानेंगे, हम उसे उसको अपने जीवन का प्रेरक नहीं बनाएंगे। वो चीजें, दो चीजें अलग अलग हैं। एक होता है हम आंख मूंद के किसी से प्रेरणा ले रहे हो, एक होता है हम आंख खोल के किसी से प्रेरणा ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका ये लाभ भी हुआ है कि हम आंख खोल क्या के बात। प्रेरणा लें। मंदिरा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातचीत रही। और बहुत सारे मित्र इस बीच में हमारे साथ जुड़े रहे, अभी भी हैं, तो उनके लिए दो शब्द कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इस मंच पे मेरे को बात रखने का मौका दिया। और मैं जो कुछ भी कह पाई नहीं कह पाई वो मैं नहीं जानती, लेकिन सभी मित्रों ने धैर्य पूर्वक सुना, वो आए और उन्होंने सुना, इसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो बाद में भी सुनेंगे, क्योंकि लाइव कार्यक्रमों में अब ये बहुत हो गया बहुत है धन्यवाद आपका। कि लोग बाद में भी सुनते हैं, तो सभी के प्रति आभार। देखिए, आजकल के जीवन में इतनी व्यस्तताएं रहती हैं और इतने कार्य रहते हैं, तो इतना समय, अब देखिए वाजपेयी जी अभी भी जुड़े हैं अमेरिका से, अब वहाँ बैठे होंगे। बहुत अच्छा कह रहे, रोचक बातचीत रही। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आभार सर। आप भी किसी दिन अब हमारे साथ जुड़िए, वहाँ का हालचाल सब जुड़िए, और वहाँ का हालचाल से बाद में बात करूंगा। और वंदना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ गई और अपनी लेखन यात्रा के बारे में आपने अपने विचार साझा किए यहाँ पर। और जो मित्र जुड़े, उनके जो कमेंट्स हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा बाद में आप उनको देखिए और अपने हिसाब से आप उन कमेंट्स को आप उनको एक्नॉलेज करिए। मैं आपका पूरा हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर आज हमारे साथ जुड़ी थी सुपरिचित कवयित्री सुश्री वंदना जी, और उनसे यात्रा के बारे में कर रहे थे। और उनका
लेखन कैसे आरंभ हुआ है, उसके बारे में उन्होंने हमारे सामने ये सब बातचीत कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना वाजपेयी जी। और साथ में जो हमारे साथ मित्र जुड़े रहे, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इतना समय निकाल कर आजकल के समय में बहुत बड़ी बात है, ये प्रेम और स्नेह है इस मंच के प्रति। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब मुझे आज का